थोड़ा सा सही रहेगा। अगर बारिश का मोमेंटम आ गया ना देन सही रहेगा, फिर इट विल बी ऑल पीस। बारिश भी कहाँ होती है, बस फुहारा चलता है एक किस्म से। इतनी वेट करते थोड़ा और, होपफुली आ जाएगा लाइक नॉर्मल बारिश अच्छी वाली। ओके, सो नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। सो लैक पूरा हमारा यहाँ पे हो चुका था, that is something we have done. उसके बाद हमने even discuss किया ये this is a story of what has to be done, what has to be ignored in terms of आपका 4th अगस्त का जो टेस्ट होगा उसको लेके। ऑलराइट, देन वी हैव स्टार्टेड द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हमने आपको स्टार्ट किया था, याद रखना प्रोजेक्ट काफी लंबा था, 13 साल का ये प्रोजेक्ट था। द होल आइडिया ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज कि आपको सीक्वेंसिंग करनी ह्यूमन जीनोम की, आपको ह्यूमन जीनोम की यहाँ पे सीक्वेंसिंग करनी है। आप जानना चाहते हो कि क्या है आपका यहाँ पे सीक्वेंस आपके न्यूक्लियोटाइड्स का, आप यहाँ पे सीक्वेंस आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा। सो दैट वाज माय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो आपने यहाँ पे 13 साल के लिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। याद रखना कॉस्ट काफी महंगा था पूरे प्रोजेक्ट का। ये आपके इनसाइड में जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखे रखे हुए आपको यहाँ पे याद रखनी है। $9 बिलियन वर इन्वेस्टेड टू मेक दिस प्रोजेक्ट हैपन। प्रोजेक्ट जब आपका स्टार्ट हुआ था तो उसके साथ साथ कुछ और भी फील्ड्स थी आप जो आपकी इवॉल्व की थी या डेवलप की थी, जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स, आपका हो गया बायोटेक हो गया। इसके अंदर भी आपका यहाँ पे ये फील्ड्स आपकी डेवलप हुई थी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। हमने यहाँ पे गोल्स देखे थे, टू नो द कंप्लीट ह्यूमन जीनोम, ये किसका यहाँ पे गोल था। ये जानना, सेकंड पॉइंट इसका ये था, ये जानना कि आपके टोटल नंबर ऑफ जीन्स आपके यहाँ पे कितने हैं राइट के अंदर। इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, सही तरीके से स्टोर करना, टू इम्प्रूव द टूल्स ऑफ डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस के टूल्स को करना, टूल्स राइट, टूल्स ऑफ डेटा एनालिसिस जो होते हैं उनको इम्प्रूव करना, ताकि आप जो स्टोर किया उसे आप एनालाइज भी कर सको, और एल्स वो वेस्ट होता है। शेयर द डेटा विद द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के साथ डेटा शेयर करना, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द प्लान। एंड टू एड्रेस द इश्यूज लाइक सोशल एंड एथिकल इश्यूज को एड्रेस जो प्रोजेक्ट के दौरान आपके सामने आएंगे। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन, राइट। तो ये सारे आपके यहाँ पे गोल्स थे जो इन्होंने पहले से डिसाइड किए थे बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ था। लेट्स हैव कि कौन सी टीम यहाँ पे इन्वॉल्व हुई थी आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए। सो यहाँ पे आपके सबसे पहले जो कॉन्ट्रीब्यूटर थे आपके यहाँ पे, वो थे आपके यहाँ पे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। एक तो ये आपका इन्वॉल्व था, उसके साथ साथ NIH, National Institute of Health. So they were the one who actually worked together in the starting phase of the project. तो प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग वाले फेज के अंदर इन दोनों ने मिलकर हमारा यहाँ पे काम किया। अगेन मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या सबके लिए? Yes, sir. नो सर। Yes, यस sir. सर। बीच में थोड़ी बहुत यस सर, बीच में हो रही है। बिकॉज ऑफ अब ये आई थिंक मौसम वैसे शायद आपके यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ऑलराइट, मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा, कभी भी ऐसे लगे ना देन बताते रहना। मैं आई एम जस्ट पेइंग अटेंशन टू द चैट एज वेल, बट बताते रहना। अभी बताओ, अभी अभी ठीक लग रहा है फिलहाल के लिए? यस सर। यस सर, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ये आपके यहाँ पे इन्वॉल्व थे। यूएस की ये आपके लाइक सेक्टर्स हैं। उसके बाद आपका एक और वेलकम ट्रस्ट, वो आपका बाद में इन्वॉल्व हुआ था। इन्होंने भी बाद में कंट्रीब्यूट किया था आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए। इट वाज फ्रॉम मेजर पार्टनर्स, ये आपके मेजर पार्टनर थे, राइट। ये आपके तीनों मिलकर आपके मेजर पार्टनर थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए। जब मैं कह रहा हूँ पार्टनर, तो आप समझिए कि फाइनेंशियल तरीके से भी ये लोग यहाँ पे हेल्प कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। ओके, अब ये जब हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट रन किया तो बाद में कुछ सालों के बाद दूसरी कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व हुई, लाइक जापान, फ्रांस, जर्मनी, China and other countries also involved in this particular project, वो भी बाद में contribute किए इन लोगों ने। Okay? अब याद रखना, जब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और जब आप ये खत्म करने वाले थे तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट होने वाला था। लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिट यू वर सपोज टू गेट ओवर हियर। क्या था आपका यहाँ पे बेनिफिट? लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन मतलब मेडिकल फील्ड सेक्टर को भी हम यहाँ पे मेडिसिन बोलते हैं, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ मेडिकल फील्ड को भी हम यहाँ पे मेडिसिन बोलते हैं जनरली। इवन एनवायरमेंटल सेक्टर, आपका जो एनवायरमेंटल सेक्टर, Sir, voice break हो रही है। सर वॉइस नहीं रही आपकी।
वॉइस चली गई मेरी वापस। जब भी हवा चली ना काफी तेज, दैट्स व्हेन आई एम हैविंग दिस इशू ऑफ वॉइस आई गेस। सो एनवायरमेंटल सेक्टर, अब क्लियर है मेरी आवाज यहाँ पे अभी के लिए? Yes, sir. Yes, sir. सो एनवायरमेंटल सेक्टर में भी आपको यहाँ पे काफी बेनिफिट होने वाला था। देन अलॉन्ग विद दैट यू आर हैविंग द एडवांटेज इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। एनर्जी की जो फील्ड होती है उसके अंदर भी इस प्रोजेक्ट का आपको फायदा होने वाला था। फार्मास्यूटिकल कंपनीज या कंपनीज जो एंटीबायोटिक्स बनाती है उनके अंदर भी लाइक ये प्रोजेक्ट का बहुत फायदा होने वाला था। दैट वाज द एडवांटेज ऑफ ऑल दिस प्रोजेक्ट। काफी सारे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए दिस प्रोजेक्ट वाज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर को समझने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए दिस प्रोजेक्ट वाज वेरी यूजफुल। ओके, सो ये सारे आपके फील्ड्स थे जहां पे इसका बेनिफिट होने वाला था। वी कैन सी ओवर देयर। अब एक और बात आप यहाँ पे याद रखना, जब आपने ह्यूमन जीनोम का आपने सीक्वेंसिंग किया, उसके बाद आपने कई सारे नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंसिंग किया। नंबर ऑफ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म्स वर आल्सो जीन सीक्वेंसेस, तो इनका भी सीक्वेंसिंग। सर आपकी वॉइस हो रही है। सर वॉइस फिर से ब्रेक हो रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Yes, network over here seems to be fine. Let me see. फिलहाल के लिए मेरी वॉइस ठीक है फिलहाल के लिए? सर Yes, sir. Yes, sir. वो ऐसा ही होता है, जब मैं डिस्कस करना चालू करता हूँ तब देन इट गायब हो जाती है वॉइस सडनली। इट इज व्हाट इट इज। द नेटवर्क इज फाइन ऑन माय एंड बट स्टिल ठीक है। बताना मुझे वापस अगर हो तो। अभी के लिए ठीक लग रहा होगा? अभी के लिए ठीक I'll है। just try to go slow. Yes. Yeah, I'll just try to be slow. ओके, सो कई सारे नॉन ह्यूमन मॉडल्स के भी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी, ये बात याद रखना। ठीक है, उसके पहले आप यहाँ पे ये देख लो कि ये जो भी उन्होंने यहाँ पे किया था वो कौन से फील्ड में इसका फायदा होने वाला था। सो दिस ऑल एडवांटेजेस वर गोइंग टू गो फॉर many applied towards solving challenges in the field of healthcare, agriculture, energy production, environmental remediation। ये सब आप खुद से भी एक बार देख सकते हो। ठीक है, कौन से नॉन ह्यूमन मॉडल्स का इन्होंने किया था जीनोम सीक्वेंसिंग? बैक्टीरिया, ईस्ट, सी लैंगन्स, जो एक निमेटोडा होता है आपका यहाँ पे, इट इज अ फ्री लिविंग निमेटोडा। ड्रोसोफिला का किया था। प्लांट्स के अंदर राइस का किया था जीनोम सीक्वेंसिंग, और अराबदियोस का आपके यहाँ पे जीवन सीक्वेंसिंग आपके यहाँ पे किया था। तो इन सारे मॉडल्स का अपने यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग आपने यहाँ पे किया था, एंड दैट वाज अ नॉन ह्यूमन मॉडल्स। और इनका करके भी आपको काफी चीजें समझ आई। क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आप सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. I just need assurance after every Yes, sir. minutes, ठीक है। So this is something they did। तो ये बात समझो कि इसका क्या क्या फायदा होने वाला था। नंबर ऑफ फील्ड्स में इसका फायदा हो रहा था, और कई सारे नॉन ह्यूमन मॉडल के ऊपर इन्होंने अपना काम किया था। कैसे किया था जीनोम सीक्वेंसिंग, इन्होंने करा कैसे था? तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। अब एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स मतलब यहाँ पे क्या? इसका मतलब ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप जीनोम का सीक्वेंसिंग आप करो। ये तरीका क्या है? तो एज पर दिस टेक्निक आप अपने जीनोम के अंदर जो भी आपका डीएनए है जो प्रोटीन बना रहा है, या जो भी आपका डीएनए जो आपका आरएनए बना रहा है, इन योर डीएनए जो भी आपका सेगमेंट है, जो भी आपका पोर्शन है डीएनए का जो आपका आरएनए बना रहा है, उसकी सीक्वेंसिंग करना। दैट वाज डिसाइडेड इन दिस टेक्निक, दैट वाज डिसाइडेड इन दिस मेथोडोलॉजी। तो जब उन्होंने बोला कि हम करेंगे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम लोग क्या करेंगे? टू नो द सीक्वेंस ऑफ। सर स्क्रीन स्टक हो गई है। अब स्क्रीन फ्रीज हो गया सर। Yes. जब लाइक इश्यूज होते हैं तो कितने अलग अलग टाइप के इश्यूज आते हैं। स्क्रीन स्टक हो गई, एंड ये हो गया, वो हो गया। लाइक this is the first I'm having such kind of issues actually, like सर वॉइस भी ब्रेक हो रही है।
आवाज भी ब्रेक हो रही है, देखो एक बार, चलो एक बार फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ। रुक जाओ रुक जाओ। To know the sequence of the DNA which codes for, मेरी आवाज आ रही है आप सबको यहाँ पे? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. To know the sequence, सर to know the sequence of DNA which codes for RNA, तो आप उस सारे DNA का सीक्वेंसिंग करोगे जो आपका आरएनए आपको बना के देता है। ये इनका एक तरीका था कि हम सिर्फ उसका सीक्वेंसिंग करेंगे जहां से आपका आरएनए बन के निकल जाए। दैट वाज वन टेक्निक, दैट वाज माय एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ये बात आप यहाँ पे याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए दिस इज अ टर्म यू हैव टू नो। सेकंड टर्म जो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इनसाइड का, दैट्स गोइंग टू बी योर सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन, अब बात कर रहा हूँ सीक्वेंस एनोटेशन के बारे में, तो इसमें आपको क्या मिलेगा होते हुए, व्हाट यू विल फाइंड इन दिस, कंप्लीट जीनोम का सीक्वेंसिंग करो, चाहे वो कोडिंग सीक्वेंस हो या चाहे वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो, मतलब ब्लाइंडली जाओ और पूरे डीएनए का सीक्वेंसिंग करो। सो सीक्वेंसिंग ऑफ द होल जीनोम, या फिर दूसरा तरीका है, सो यू गो फॉर अ सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम। तो ये एक यहाँ पे तरीका नंबर दूसरा, सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम इज गोइंग टू बी द सेकंड वे ऑफ गोइंग फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग। अब आप देखो कि ये दो तरीके आपके सामने है, कौन सा तरीका ज्यादा लंबा है आपके हिसाब से? सर बी वाला, बी वाला, 2 वाला सर। हाँ 2 वाला। सीक्वेंस एनोटेशन इज अ मच मोर लॉन्गर प्रोसेस। इसमें आपको मिल रहा है कि आपको पूरे डीएनए का आपको सीक्वेंसिंग करना है, पूरे डीएनए का मतलब कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग सीक्वेंस। सो दिस इज समथिंग दैट डिसाइडेड, मतलब कि ये दोनों तरीके करके देखते हैं और हमारा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। सो कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग दोनों का आप सीक्वेंसिंग आप यहाँ पे करें। ये दो टेक्निक्स आपको याद रखनी है। मैं इसके ऊपर थोड़ा ध्यान इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ये कई बार स्टेटमेंट्स में आता है कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में क्या होता है और सीक्वेंस एनोटेशन के अंदर आपका क्या होता है। सो सीक्वेंस एनोटेशन में आप पूरे ही जीनोम का आप लगा रहे हो, पूरा सीक्वेंसिंग आप कर रहे हो, और एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग के अंदर वी आर डूइंग ओनली द सीक्वेंसिंग ऑफ दैट डीएनए जो आपको आरएनए बना के देगा। तो यही आपको दो मेथड्स आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब तीसरी चीज आपको यहाँ पे याद ये रखनी है कि चलो आपने ये सीक्वेंसिंग आपने यहाँ पे कर लिया, अब आप ये चीज याद रखना कि आपका डीएनए काफी बड़ा है, आपका डीएनए तो लाइक बड़ा लेंथी है, राइट। तो इन्होंने बेसिकली करना क्या था ना कि आपका जो बड़ा सा डीएनए था, डीएनए वाज अ वेरी यू नो दैट इज अ लेंथी स्ट्रक्चर। तो डीएनए को उन्होंने ब्रेक डाउन किया फ्रेगमेंट्स में। ये चीज भी ध्यान से सुनना, जो आपका डीएनए था उसको उन्होंने ब्रेक डाउन किया। हाँ 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 ठीक है, आपका जो डीएनए है ना आपका यहाँ पे, उसको हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया इनटू फ्रेगमेंट्स। सो डीएनए वाज ब्रोकन डाउन इनटू फ्रेगमेंट्स, इसके हमने यहाँ पे फ्रेगमेंट्स किया। एक बार फिर कर रहा हूँ, जो डीएनए मेरा यहाँ पे था उसके मैंने यहाँ पे कई सारे फ्रेगमेंट्स कर दिए। सो आई डिड मल्टीपल फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए, ओके। क्योंकि आप इतने सारे डीएनए का अगर समझे यहाँ पे, लाइक प्रियांशी कहते कि हम जीनोम का सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं, सो शी कैन नॉट डू द कंप्लीट जीनोमिक्स का सीक्वेंस अकेले बैठ के, उसको उस काम को आपको बांटना पड़ेगा। और आप काम को कैसे बांटोगे, आप उसका पहले आप फ्रेगमेंट्स करोगे, आप उसको ब्रेक करोगे, उसको आप फ्रेगमेंट डिवाइड करोगे एंड देन यू विल डिस्ट्रीब्यूट देम। तो आपने इसे फ्रेगमेंट में ब्रेक किया। अब आपने क्या किया, ये जो फ्रेगमेंट जो आपने यहाँ पे बनाए डीएनए के, इनका आप करोगे क्लोनिंग, इन फ्रेगमेंट्स का आप यहाँ पे करोगे क्लोनिंग। क्लोनिंग हम यहाँ पे कैसे करेंगे, पहले तो ये समझ लो कि क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना। अगर मैं एक रैट का क्लोन बना रहा हूँ तो मैं उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी वहां पे बना रहा हूँ, राइट। जो जेरोक्स मशीन कर रही होती है ना वो क्लोनिंग होता है एक तरीके से, राइट। सो क्लोनिंग मतलब यू मेक ए डुप्लीकेट कॉपी, राइट, एक और इसकी कॉपी बनाना, ऐसे कई सारी कॉपीज बनाना। तो अब यहाँ पे हम करते क्या है, ये ध्यान से सुनना। ये जो मेरा डीएनए का फ्रेगमेंट है, याद रखते हैं, जो ये फ्रेगमेंट है डीएनए फ्रेगमेंट। सर गुड इवनिंग, आई एम सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग। हाँ जी खुशी, गुड इवनिंग। एंड ठीक है, कोई बात नहीं फॉर लेट ज्वाइनिंग, ओके कोई बात नहीं, मतलब आज के लिए कोई बात नहीं, पता चला सारे बच्चे आ रहे हैं आराम से कल से, ओके।
सो यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट ओवर हियर। अब हम यहाँ पे क्लोनिंग करेंगे, तो देखो इसमें आपको करना क्या, क्लोनिंग करने के लिए पहले आप यूज करते हो अपने यहाँ पे बैक्टीरिया। सो यू हैव अ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर होता है उसका डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए। सो यू हैव अ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के पास उसका खुद का डीएनए वहां पे लगा होगा। ऑब्वियसली बैक्टीरिया विल हैव इट्स ओन डीएनए। उसके डीएनए के अंदर आप ये फ्रेगमेंट आप जाके लगा देते हो। सो ये जो आपका जो पास ये डीएनए है ना, छोटा सा ब्लू कलर का फ्रेगमेंट, वो जाके आप बैक्टीरिया के डीएनए में जाके आप लगा दोगे। ठीक है, आपने ये जब किया, जब आपने बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर जाके अपना फ्रेगमेंट जाके लगाया, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस Yes, sir. यस Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जब मैंने अब यहाँ पे क्या किया, मेरे अपना जो फ्रेगमेंट था ना डीएनए का, वो मैंने जाके लगाया मेरे बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर। अब जब मैंने उसे जाके बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर जाके लगाया, तो आपको दो चीजें रखनी है। जो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है ना, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ वेक्टर। हम इसको बोलते हैं यहाँ पे एज अ वेक्टर, राइट? एंड दिस इज अ बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया के अंदर जो उसका वेक्टर था, उसके अंदर जो उसका खुद का डीएनए होता है, इट इज अ बैक्टीरियल डीएनए। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दिस इज द बैक्टीरियल डीएनए, माय बैक्टीरियल डीएनए। इसके अंदर हमने हमारे यहाँ पे फ्रेगमेंट लगा दिया। अब इससे क्या होता है कि जब मेरा बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, तो मेरा वो फ्रेगमेंट भी डिवाइड करेगा, मतलब रेप्लिकेट करेगा। तो इससे आपकी क्लोनिंग हो जाएगी। आपके पास एक बैक्टीरिया था, आपने अपना फ्रेगमेंट वहां पे लगा दिया, आप आधे घंटे बाद आके देखते हो आपके पास बहुत सारे बैक्टीरिया वहां पे पड़े हुए हैं। यू हैव लाइक एक घंटे बाद आके देखते हो यू हैव मल्टीपल बैक्टीरिया ओवर देयर, और सबके पास आपके डीएनए का क्लोन वहां पे होगा। तो ये चीज उन्होंने वहां पे की थी, दैट इज व्हाट दे डिड। इस तरीके से उन्होंने इस डीएनए के कई सारी कॉपीज बनाई, और फिर वो कॉपीज को लोगों के साथ शेयर किया ताकि वो उसकी सीक्वेंसिंग करें। फिर उन्होंने बोला कि आप इस कॉपी की सीक्वेंसिंग आप कर लो, आप इसकी सीक्वेंसिंग आप कर लो। सो दैट इज समथिंग दे डिड, राइट? तो आपको ये इनिशियल स्टेप आपको याद रखना है कि ये यहाँ पे इस तरीके से क्लोनिंग की जाती है। डीएनए लो, फ्रेगमेंट्स करो, फ्रेगमेंट्स को डालो आप बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर, एंड देन यू अलाउ द बैक्टीरिया टू डिवाइड एंड रेप्लिकेट। ठीक है, तो उससे आपका फ्रेगमेंट भी आपको यहाँ पे रेप्लिकेट कर जाएगा। इसको ही हम यहाँ पे कहते हैं एज अ क्लोनिंग। ये चीज उन्होंने यहाँ पे की। आपको क्या याद रखना है, आपको यहाँ पे वेक्टर्स के नाम याद रखना है। कौन से वेक्टर्स? हाँ जी मुस्कान बताइए। सर ये क्लोनिंग डीएनए फ्रेगमेंट नहीं, ये जो फ्रेगमेंट है ना, इसको मैंने यहाँ पे अंदर डाला। ठीक है, अब अंदर डालने के बाद आपका बैक्टीरिया डिवाइड करेगा और कई सारे बैक्टीरिया बनाएगा। तो जितने भी नए बैक्टीरिया बनेंगे बेटा, उसके अंदर ये डीएनए फ्रेगमेंट होगा ना, तो मतलब मेरी कॉपीज बन गई। और ये जो प्रोसेस हुआ कॉपीज बनाने का, उससे हम कहते हैं क्लोनिंग। ये तो डीएनए फ्रेगमेंट है। ये जो स्मॉल स्टैंड मैंने बना के रखा है, ये तो फ्रेगमेंट है। क्लोनिंग इज अ प्रोसेस कॉपीज बनाने का। अगर आप एक डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हो, तो उसे हम क्लोनिंग बोलते हैं वहां पे। मुस्कान समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, सो हम आपको याद रखना है कि वेक्टर्स इन्होंने यहाँ पे कौन से यूज किए थे। तो आप वेक्टर्स के नाम याद रखना। यू हैव वेक्टर्स लाइक योर BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। हाँ जी वरुण बताइए, क्या सवाल है आपका? सर क्लोनिंग का काम क्या होता है? अच्छा, इट इज समवन एल्स। बोलिए बेटा, क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर क्लोनिंग कर क्यों रहे हैं? क्लोनिंग कर इसलिए रहे ताकि हमारे पास मल्टीपल कॉपीज हो उस डीएनए फ्रेगमेंट की, और फिर उन कॉपीज को हम लोग शेयर करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ, ताकि वो लोग वहां पे सीक्वेंसिंग करें उसकी। सो यू आर ट्राइंग टू मेक मल्टीपल कॉपीज एंड देन दे विल डू द सीक्वेंसिंग ओवर देयर, उस तरीके से। सो दैट्स व्हाई यू आर डूइंग द क्लोनिंग, ताकि आपको वहां पे मल्टीपल कॉपीज आपको वहां पे मिल जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है। हाँ जी वर्षा रानी बताइए, या वेरी सो हैंड रेज्ड। ओके, नाउ सी ओवर हियर। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग हमने कर लिया, सीक्वेंस जनरेशन हमने यहाँ पे समझ लिया क्या होता है। नाउ अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इशू इनके पास यहाँ पे क्या था। For a sequencing, total DNA from a cell is isolated and covered in random fragments of relatively smaller size, right? इसको हमने फ्रेगमेंट अपने यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, and cloned in a suitable host. इसको हमने क्लोन कर दिया एक suitable host के अंदर using the specialized vector. Vector हमने क्या है? Vector मतलब bacterial DNA, right? Bacterial DNA को हम बोलते हैं यहाँ पे as a vector, okay? The cloning resulted into amplification of each piece of DNA fragment. So जब आपने क्लोनिंग किया, आपका नंबर बढ़ा आपके DNA फ्रेगमेंट का, एम्पलीफाई हुआ, उसी तो हम कहते हैं कॉपी बनाना। So that it's could be sequenced with these. फिर आप इस बात आप इसे यहाँ पे सीक्वेंस कर सकते हो। That is something that we did. The commonly used host for bacteria is, आपको वेक्टर्स के नाम याद रखने हैं। Vectors were called as by bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosome.
these are the vectors जो हमने यहाँ पे यूज किए थे, ये वेक्टर्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं. So these are the vectors which you have to know in this. तो ये नाम आपको यहाँ पे याद रखना है. These are the names which are going to be important. ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आता है मतलब ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे याद रखनी है. तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्लोनिंग कर लिया. So that is something we have done. Okay. अब यहाँ से आप क्या करते हो, आपने क्लोनिंग कर लिया. क्लोनिंग करने के बाद अब आपको सीक्वेंसिंग करने के लिए उसके लिए भी एक तरीका होता है. अब ये वाला जो आपका स्टैंजा है, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये आप डिटेल में नहीं सीख सकते. आई टेल यू व्हाई. आपका यहाँ पे जो टेक्निक होता है वो टेक्निक आपको दिया गया था पेड्रिक सैंगलर ने. अब पहले मैं आप बता दूं यहाँ पे करेंगे क्या. हमारा अगला स्टेप यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट स्टेप विल बी सीक्वेंसिंग ऑफ द डीएनए, सीक्वेंसिंग ऑफ फ्रेगमेंट, सीक्वेंसिंग ऑफ फ्रेगमेंट. अगर मुझे फ्रेगमेंट का यहाँ पे सीक्वेंसिंग करना है तो यार ये करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं Sanders sequencing. ओके, थैंक यू सो मच सर आपकी वॉइस बताने के लिए. रुक जाते हैं हम लोग. अगेन yeah, it has to do with the kind of things we have happening in the environment. हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ वापस से क्या होता है सैंगर सीक्वेंसिंग. सैंगर सीक्वेंसिंग एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप सीक्वेंस पता लगा सकते हो एक आपके फ्रेगमेंट का. अगर एक आपका फ्रेगमेंट डीएनए का यहाँ पे, अगर आपको जानने की इसका क्या है, आपका यहाँ पे सीक्वेंस इसका यहाँ पे क्या है, क्या लगा हुआ इसके अंदर, वो लगाने की जो टेक्निक यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सीक्वेंसिंग. अब ये जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सैंगर सीक्वेंसिंग वाली टेक्निक मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये आप इस लेवल पे आप सीखोगे नहीं. यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक. वो कभी आपको एग्जाम में भी नहीं आएगी, ना ही आपको ये समझनी है. आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि इस टेक्निक के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि इस डीएनए के अंदर आपका सीक्वेंस क्या रहेगा. आपको याद ये रखना है कि ये टेक्निक किसने दी थी, पेड्रिक सैंगलर ने. पेड्रिक सैंगलर ने आपको ये टेक्निक बना के दी थी, राइट. द फ्रेगमेंट वाज सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर that worked on a principle of method developed by a Frederick Sanger. Okay? अब ये फ्रेडरिक सैंगर जो थे, इन्होंने हमारे लिए क्या किया था, इन्होंने बताया था कि आप एक प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस आप कैसे जान सकते हो. So Sanger also credited for the developing method for determining the amino acid sequence in the protein. Okay? So ये चीज आपको यहाँ पे, इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. I would strongly recommend कि आप ये जो बाकी का जो आपका यहाँ पे पोर्शन है ना, ओवरलैपिंग रीजन बनाना और उसे फिर यूज करना, आप इसे इग्नोर कर सकते हो. यू कैन सिंपली इग्नोर दैट बिकॉज दिस टेक्निक इज मच मोर कॉम्प्लेक्स टेक्निक जो आप इस स्टैंजा से आप उसे समझ नहीं पाओगे. बट याद रखना, ये टेक्निक रन करने के बाद आपको जो आपको वहाँ पे फ्रेगमेंट मिला था, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि उसका सीक्वेंस वहाँ पे क्या है. और जब उन्होंने ये करना चालू किया, अल्टीमेटली 2006 तक उनका आखिरी क्रोमोसोम विच वाज माय क्रोमोसोम नंबर 1, उसका वो लोग सीक्वेंसिंग पूरा कंप्लीट कर चुके थे. बाय द एंड ऑफ 2006 क्रोमोसोम 1 का जो आपका सीक्वेंसिंग यहाँ पे था वो आप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, राइट, रिमेनिंग क्रोमोसोम्स के साथ. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो इसके अंदर आप इतनी याद रखना कि किया किसने था, और ये करने के लिए आपका जो टेक्निक होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सैंगर सीक्वेंसिंग. दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. इतनी चीज आपको याद रखनी है, उसके बियॉन्ड आपको याद नहीं रखना. यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड दैट. यू विल नेवर गेट अ क्वेश्चन बियॉन्ड दैट, राइट. तो ये हमने यहाँ पे कर लिया, हमारा सीक्वेंसिंग यहाँ पे खत्म हो गया. और ऐसे ही करके उन्होंने सारे क्रोमोसोम्स का सीक्वेंसिंग यहाँ पे कर लिया. टेक took around like 13 years to complete actually. Now you have to understand few things. अब यहाँ पे भी एक आपके यहाँ पे स्टैंजा है. ये स्टैंजा भी आप अभी समझोगे, with the course of time next slide के अंदर आप इसे समझ पाओगे ये स्टैंजा यहाँ पे क्या कर रहा है. So you can ignore this stanza directly right now. इसको अभी के लिए इग्नोर करो क्योंकि इसमें टर्म्स है जो आप नहीं समझोगे, इसको आप आगे वाली स्लाइड में समझ पाओगे. ये आप टर्म लाइक योर एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्नाइजेशन साइट्स, राइट, पॉलीमॉर्फिज्म, ये मैं आपको बताता हूँ. आई टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि अब आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट खत्म कर लिया. जब आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अपना खत्म कर लिया तो आपको क्या उसका एक रिजल्ट आपको मिला. सो लेट्स सी द रिजल्ट ओवर हियर. क्या है मेरे यहाँ पे साइलेंट फीचर मेरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के. तो पहला सेंटेंस आपका या पहला पॉइंट आपके यहाँ पे क्या है. हाँ जी बेटा बताइए क्या सवाल है आपका. सर जीनोम क्या होता है. जीनोम इज अ कंप्लीट ह्यूमन डीएनए. सो दैट इज व्हाई Varun, better go through the initial lectures and then you will be able to understand those basic terms over here. ठीक है, जो आपका पूरा जो आपका डीएनए है ना उसको हम बोलते हैं आप एज अ जीनोम, राइट.
Now, human genome contains of 3164.7 मिलियन बेस पेयर। आपको ह्यूमन जीनोम यहाँ पे आपका होता है, इसके अंदर आपको इतने बेस पेयर आपको देखने को मिलते हैं। आप 3164.7 मिलियन बेस पेयर आपको मिलते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर देखने के लिए। सो दैट इज समथिंग उनको पता चला आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट्स। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस। जो एक नॉर्मल आपका जीन होता है उसके अंदर आपको 3000 बेसिस देखने के लिए मिलता है। सो एक नॉर्मल जीनोम, एक नॉर्मल ऑन एन एवरेज एक जीन के अंदर आपको इतने बेसिस आपको देखने के लिए वहां पे आपको मिल जाते हैं। ओके, एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना कि आपका जो सबसे बड़ा जीन है दैट इज अ जीन फॉर माय डिस्ट्रोफिन। जो आपका सबसे बड़ा यहाँ पे जीन है दैट इज अ जीन फॉर माय डिस्ट्रोफिन। और ये जो आपका यहाँ पे जीन होगा दिस विल हैव अराउंड 2.4 मिलियन बेसिस। इतने ज्यादा बेसिस आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये बात याद रखना, आ सकता है ये स्टेटमेंट आ सकता है दैट डिस्ट्रोफिन इज अ स्मॉलेस्ट जीन इन द ह्यूमन डीएनए या ह्यूमन जीनोम। दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये सबसे बड़ा आपका जीन है यहाँ पे जिसके अलावा 2.4 बिलियन बेसिस आपको मिलते हैं यहाँ पे। ओके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद पता चल गया था कि टोटल नंबर ऑफ जीन आपके यहाँ पे होते हैं 30,000। टोटल नंबर ऑफ जीन, उन्हें लग रहा था इनिशियली कि नंबर ऑफ जीन्स आपके यहाँ पे होते होंगे 80,000, 1,40,000, बट एक्चुअली जो नंबर था आपका विच वॉज लेस देन 30,000 वो उनको यहाँ पे पता चल गया था। 30,000 एंड मच लोअर देन द प्रीवियस अमाउंट। तो ये नंबर इनको यहाँ पे आइडिया लग चुका था। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब ये सेंटेंस के आप ऊपर आप ध्यान दो। Almost all 99.9% nucleotide bases are exactly the same in all the people. इतने नाइट्रोजन बेसेस हम सबके अंदर यहाँ पे सेम रहते हैं। There's going to be same over here. So ये बात याद रखना कि हम सबके अंदर ये सारे कॉमन है। We are only going to differ from like 0.1% हमारे यहाँ पे फर्क आ रहा है यहाँ पे। You are only getting a difference of like around 0.1% का आपको यहाँ पे फर्क देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। Something you find between us, right? मेरा डीएनए लो या अगर आपका डीएनए लो तो इतना हमारे में सिमिलरिटी है। सिर्फ 0.1% की आपके यहाँ पे डिफरेंसेस आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। ओके, द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। आपने जितने भी जीन अभी तक यहाँ पे आपने डिस्कवर्ड किए उनमें से 50% का रोल तो आप जानते भी नहीं हो। तो ये भी उन्हें पता चला बाद में दैट 50% ऑफ द जीन एंड देयर रोल इज अनक्लियर। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम इज गोइंग टू कोड फॉर प्रोटीन। बस 2% आपका जीनोम है पूरा इतना डीएनए में से जो प्रोटीन आपके लिए बना के देगा। बाकी जो आपके डीएनए, मैंने आपको अगर याद हो तो बताया होगा, इट्स अ जंक डीएनए। वहां पे आपको कोई भी कोडिंग सीक्वेंस आपको नहीं मिलता एक लार्ज एरिया के अंदर। ओके, पॉइंट नंबर 6, रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। कई सारे रिपीटेड सीक्वेंस आपको मिल जाएंगे आपके जीनोम के अंदर विच आर वेरी कॉमनली सीन ओवर देयर। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, नाउ पे अटेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। आपके डीएनए के अंदर या आपके जीनोम के अंदर यू विल हैव रिपीटेटिव सीक्वेंस। रिपीटेटिव सीक्वेंस मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ अबाउट रिपीटेटिव सीक्वेंस के बारे में। तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे कुछ सीक्वेंस आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल AT GCG जो एक सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस होगा, ठीक है सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। रिपीटेटिव सीक्वेंस जो आपके होते हैं ना डीएनए के अंदर। अच्छा, बाय द वे सबके लिए क्रैक हो रही थी या किसी एक पर्सन के लिए क्रैक हो रही थी? सर क्रैक हो रही थी। सर क्रैक हो हो रही रही थी। थी। सर आपकी वॉइस बड़ी जल्दी कभी कभी तेज हो जाती है और फिर क्रैक होने लग जाती है। ठीक है, अच्छा ये बताओ यहाँ तक जो हमने कवर किया था वो सब यहाँ पे समझ आ रहा है आप लोगों को? यहाँ तक वाली चीजें क्लियर है? यस यस सर। सर। जो पहले 5 पॉइंट आप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? तो दीज आर द फर्स्ट 5 पॉइंट्स व्हिच शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय रिपीटेटिव सीक्वेंस। मेरा क्या होता है हम यहाँ पे उसे यहाँ पे हम समझ रहे हैं। सो अगर आपका ATGC हम एक समझो एक सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस आपके जीनोम के अंदर मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगा। ये सीक्वेंस आपके जीनोम के अंदर मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा होगा। अब ये सीक्वेंस जो आपको मल्टीपल टाइम्स आपका रिपीट हो रहा है ना, इसको हम कहते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस। इसके लिए एक और नाम होता है, इस सीक्वेंस के लिए एक और नाम यहाँ होता है, दिस सीक्वेंस कैन बी आल्सो कॉल्ड माय सैटेलाइट डीएनए। इसको इवन कहते हैं आप एज अ सैटेलाइट डीएनए। सो सैटेलाइट डीएनए पे आपके वो सीक्वेंस है जो मल्टीपल टाइम्स आपके यहाँ पे रिपीट हो रहे होते हैं। सो यू कैन यूज अ टर्म लाइक अ सैटेलाइट डीएनए
और क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आपके यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो इसको इवन बोलते हैं यहाँ पे टैंडम रिपीट. दिस रिपीट सीक्वेंस आर आल्सो कॉल्ड एज माय tandem repeats. They are also called as my tandem repeats. Okay, they are also going to be called as my tandem repeats. So ये बात भी आप यहाँ पे रखना. They are called as my tandem repeats. ये है मेरे यहाँ पे, इनको मैं इवन कह सकता हूँ एज अ सैटेलाइट डीएनए एंड ये ऐसे मल्टीपल रिपीट हो रहे होंगे. अब मैं इसको थोड़ा सा और इसको यहाँ पे समझाता हूँ. देखो, समझो कि ये ATGCG वाला जो मेरा सीक्वेंस है मेरे पास भी है, आपके पास भी है, लेकिन मेरे अंदर ये जो सीक्वेंस है वो हो रहा है रिपीट समझो 100 टाइम्स, और यही सीक्वेंस जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ अभिषेक के अंदर रिपीट हो रहा है 25 टाइम्स, और वही सीक्वेंस जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ समझो अगर खुशी के अंदर तो वो रिपीट हो रहा है आपके यहाँ पे 70 टाइम्स. तो आप तो समझो कि ये जो रिपीट वाले जो सीक्वेंस है हम सबके अंदर आपको मिलेंगे, बट इनका नंबर वेरी करेगा. इनका नंबर हम सबके अंदर वेरी करेगा. मेरे अंदर कुछ और नंबर होगा, आपके अंदर कुछ और नंबर होगा, और किसी और के अंदर कुछ और नंबर होगा. And this is one of the things जो हम सबको एक दूसरे से अलग बनाती है. These are the things which makes us different from each other. ये कुछ आपके सीक्वेंस होते हैं ना, ये हम लोगों को एक दूसरे से यहाँ पे अलग बनाते हैं. जो हमारा जो 0.1% जो डिफरेंस आपको मिल रहा है पॉपुलेशन में, जो हमारा वेरिएशन है 0.1% का, जो हम लोग अलग एक दूसरे के साथ, उसमें ये चीजें कंट्रीब्यूट करती है. तो ये बात है ना, नंबर इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट. ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया यहाँ पे एक सीक्वेंस का. ऐसे और भी आपके सीक्वेंस हो सकते हैं जिनका नंबर आपका वेरी करेगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, वो हमेशा आपके यहाँ पे वेरी करेगा. तो ये चीज आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड. और ये जो वेरिएशन आपको मिल रहा है ना, जैसे ये आपका यहाँ पे लेट्स से यू हैव दिस पर्सन ए, आपको ये मिल रहा है, देन यू हैव पर्सन बी जिसके अंदर नंबर कुछ और, पर्सन बी के अलावा नंबर कुछ और होगा. दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. इसको हम यहाँ पे इवन कह सकते हैं एज एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. थैंक यू सो मच. हाँ ठीक है, ऑलराइट, गॉट इट, ठीक है, रुक जाओ. I'll make sure that tomorrow either I have a different I'll just check with the internet thing what is happening right now. हाँ जी प्रिंस, बताइए क्या सवाल आपका, बोलिए. अरे किन्हीं भी दो लोगों में रिपीटेशन सेम नहीं हो सकता अगर वो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस. बस अगर कोई होता है आइडेंटिकल ट्विंस तो उसके अंदर ये आपका सीक्वेंस सेम हो जाएगा, फिर सेम हो जाएगा, फिर दैट इज द थिंग. उनके अंदर वो सेम है, बाकी नहीं हो सकता. बाकी इट्स सुपर रेयर टू फाइंड समवन हैविंग सेम सीक्वेंस. इट्स लाइक वेरी 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 रेयर. ओके, सो यस, बट आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर आपको सेम मिलेगा फॉर श्योर. ओके, अब ये मुझे यहाँ पे सीक्वेंस दिख रहे हैं, दीज आर माय रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, और ये आपके टैंडम रिपीट्स हैं. ओके, इनको हम कहते हैं टैंडम रिपीट्स, और ये मेरे यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए. अब अगर आपको कोई पूछ ले, कल स्कूल जाओ, अगर आपको कोई पूछे कि सैटेलाइट डीएनए आपको कहाँ मिलता है, तो आपका आंसर यहाँ पे सिंपल होगा कि सैटेलाइट डीएनए मुझे मिलता है कुछ लोकेशंस पे, जैसे कि आई कैन फाइंड द सैटेलाइट डीएनए नियर द सेंट्रोमियर. क्या मेरी आवाज आप सबको आ रही है? यस सर. सेंट्रोमियर कट क्या रही है सर? वापस से तीनों हिमाचल के लड़के थे, तीनों. सेंट्रोमियर, other is going to be your telomere, and the next one is going to be the heterochromatin. ये तीन लोकेशंस होती है बेटा जहाँ पे आपको सैटेलाइट डीएनए मिलेगा. ये बात अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ मिलता है सैटेलाइट डीएनए, तो आप बोलोगे सेंट्रोमियर में मिल सकता है, नियर बाय सेंट्रोमियर. यू नो व्हाट इज द सेंट्रोमियर ना, क्रोमोसोम के जो बीच का जो पार्ट होता है, दैट्स अ सेंट्रोमियर. टेलोमियर टिप वाले पार्ट में होता है. दिस इज समथिंग यू हैव डन आपके 11th स्टैंडर्ड में, वो चीज है ये. हेटेरोक्रोमैटिन टर्म आपने सीखा है 12 के अंदर, आई होप सबको याद होगा. ये आपका वो क्रोमैटिन था जो आपका वैसे भी ट्रांसक्रिप्शन करता नहीं था. हाईली डेंस, हाईली कॉइल्ड जो आपका डीएनए होता है, दैट इज माय हेटेरोक्रोमैटिन. आई होप आपको याद आ रही है ये चीज, हमने पढ़ी थी. याद आ रही है, नहीं आ रही? हेटेरोक्रोमैटिन. Yes. Yes, all right. So that chromatin is going to be having this satellite DNA. So याद रखना, satellite DNA is nothing but my repetitive sequence जो आपके यहाँ पे सामने रखे हुए हैं. ऐसे कई सारे अलग सीक्वेंस आपके हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं आप एज सैटेलाइट डीएनए, और वो रिपीट होते हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं एज अ रिपीटेटिव सीक्वेंस. ओके, और ये वेरी करेंगे. बस आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर ये सेम होंगे, बाकी तो ये वेरी करेंगे सबके अंदर. ओके, सो नाउ लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. सेंटेंस को हम यहाँ पे देखते हैं. Repetitive sequence are stretches of DNA sequences that are repeated many times. इनको multiple times हम यहाँ पे repeat करते हैं, right? Sometimes hundreds to thousands.
दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन। याद रखना, ये कोई भी कोडिंग नहीं करते हैं, दे आर नॉट नोन फॉर कोडिंग। इनमें से कोई प्रोटीन आरएनए बनते हुए नहीं मिलेगा, सो दे आर ऑल नॉन कोडिंग एरियाज, राइट? बट दे शेड द लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एवोल्यूशन, लाइक काफी चीजें क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में आपके हेल्पफुल होते हैं। अगेन ये मेंशन करना चाहूंगा, दे आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ये सारे सीक्वेंस जो मेरे यहाँ पे नॉन कोडिंग सीक्वेंस, कभी भी ये सीक्वेंस आपका कुछ कोड नहीं करते हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है तो अगर यहाँ पे म्यूटेशन हुआ तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा अपने को? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर कोई भी अगर यहाँ पे म्यूटेशन है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से कुछ कोड हो ही नहीं रहा, ना ही प्रोटीन बन रहा है, ना ही आरएनए बन रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर कोई म्यूटेशन होता भी है, देन यू वोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ कोडिंग हैपनिंग। कोई आपका यहाँ पे इशू नहीं आएगा, कोई आपका फिनोटाइपिक इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, ठीक है? तो ये बात आप यहाँ पे, इतनी चीज आप यहाँ पे पहले तो आप याद रखना। दिस इज द स्टोरी ऑफ माय रिपीटेटिव सीक्वेंस के बारे में, राइट? क्या इतनी बात सच्ची बताओ, क्या इतनी बात ये स्लाइड पे जो कराई जा रही है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है। यस यस सर। अब नेक्स्ट चीज आप यहाँ पे देखोगे ना, वो आपकी क्या है? सो अगला सेंटेंस हम यहाँ पे देखते हैं। योर क्रोमोसोम नंबर 1 हैज मोस्ट नंबर ऑफ जीन। आपका जो क्रोमोसोम 1 होता है उसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो आपको काफी ज्यादा मिलते हैं, 2968। याद रखना, क्रोमोसोम 1 के बाद आपके ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स होंगे। एंड वाई हैज फ्यूएस्ट नंबर ऑफ जीन्स। सो वाई क्रोमोसोम जो आपका होता है उसके बाद होते हैं 233। याद रखना। देन आता है स्टेटमेंट नंबर 8। Scientists have identified about 1.4 million locations where single base differences SNPs occur in. सर आपकी आवाज नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ओके, देखो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, सुनो। समझो एक सीक्वेंस है डीएनए का एक पर्सन में, ATGCGAT। ये एक सीक्वेंस है, किसी एक पर्सन के अंदर भी सीक्वेंस। समझो ये सीक्वेंस है मेरा, लेट्स से पीयूष के अंदर, ये एक सीक्वेंस है आपका, राइट? और मैं किसी और पर्सन को, कोई रैंडमली कोई पर्सन को मैं पकड़ता हूँ, ये सीक्वेंस मुझे एक पर्सन के अंदर मिल रहा है, समझो ATGCGAT, ठीक है? अब मैं किसी पर्सन को मैं पकड़ता हूँ और उसका सीक्वेंस में चेक करता हूँ। ये डीएनए में निकाला और एक और पर्सन का डीएनए में निकाल के यहाँ पे चेक करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? हाँ बेटा मैं रुक गया, 2 मिनट रुक जाता हूँ, 2 मिनट। अब मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? अब लग रहा है मेरी आवाज क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। यस सर, अब आवाज क्लियर आ रही है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अब मैं किसी एक और पर्सन को यहाँ पे पकड़ता हूँ और उसका मैं सेम सीक्वेंस चेक करता हूँ कि देखो उसका सीक्वेंस क्या होगा, तो मुझे पता है क्या मिलेगा? मुझे भी उसका सीक्वेंस सेम मिलेगा, ऑलमोस्ट, पूरा नहीं। तो अगर आप ये दूसरा पर्सन, ये एक रैंडम पर्सन मैंने पढ़ लिया, रोड पे जा रहा था, ट्रेन निकाल के यहाँ पे देख लिया, हमने उसे कंपेयर किया, तो अगर आप इस सीक्वेंस को देखोगे ना, तो एक जगह पे आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। पीयूष के पास जहां पे ए था, उस पर्सन के पास जो डीएनए सीक्वेंस था वहां पे आपको सी मिल रहा है। सो व्हाट यू आर फाइंडिंग कि डीएनए बाकी सब जगह पे सेम है, लेकिन कुछ एरियाज है जहां पे आपको चेंज मिल रहा है आपको न्यूक्लियोटाइड के अंदर। सो दिस इज अ एरिया जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ SNP। सो दिस जोन ओवर हियर, ये जो जोन आपका यहाँ पे होगा ना, ये जो आपका डिफरेंस आपको दिख रहा है, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ माय सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। It is called as my single nucleotide polymorphism. इसको हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। This is what called as my SNPs. तो आपको आंसर ये कह रही है कि अभी तक हमने दुनिया भर में मतलब हमने जब जीनोम को स्टडी किया तो अराउंड 1.4 मिलियन SNP हमें तक मिले हैं। 1.4 मिलियन SNPs हमें यहाँ पे मिला है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इतने लोकेशंस पे आपको मिला है कि आपका बेस चेंज होता है, वही चीज आप हमें मेंशन की। तो याद रखना कैप की लोकेशन आपके यहाँ पे होंगे, जैसे मैं आपको पिक्चर बताऊंगा, यहाँ पे आप देखो। सो 3 लोग हैं, तीनों की डीएनए के स्ट्रैंड को हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आपका न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है, यू कैन सी दैट। एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर आपका न्यूक्लियोटाइड आपके यहाँ पे चेंज हो रहा है, कहीं पे ए है, कहीं पे जी है, कहीं पे टी है आपका, दैट इज चेंजिंग ओवर देयर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ माय सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसको ही हम बोलते हैं आपका एज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म।
और आपके जीनोम के अंदर ऐसे 1.4 मिलियन लोकेशंस है, आपके जीनोम के अंदर ऐसे 1.4 मिलियन लोकेशंस है। ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना। दिस इज अगेन वन थिंग व्हिच यू हैव टू नो। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज द स्टेटमेंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब इसमें एक और बात आप यहाँ पे याद रखना ये स्टेटमेंट को लेके, क्योंकि नीचे इन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ है, दिस एक्चुअली हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिजीज सीक्वेंस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। ये बस आप पढ़ लेना, लाइक इसे बस रीड कर लो, बिकॉज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि इसको देख के हम ह्यूमन हिस्ट्री कैसे पता लगा सकते हैं। अभी तो आप यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट थिंग राइट नाउ, बट याद रखना इसको हम बिल्कुल यूज किया जा सकता है टू अंडरस्टैंड द एंसेस्टर्स के बारे में, हम इसे जान सकते हैं इसको यूज करके, एंड वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द डिजीज एसोसिएशन को भी हम समझ सकते हैं। सो दिस आर द टू थिंग्स व्हिच यू हैव टू नो इन दिस। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को कवर करते समय हमें एक तो चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या होता है, ये आप याद रखना, ये वापस से रिपीट होगा। सो वो एक और लेयर आएगी इसके ऊपर, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग अगेन। ओके, तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये है आपका यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, दिस इज योर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और ये आपको कुछ टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखना है। These are the terms which you have to know. अब जाके अगर आप ये स्टैंजा अगर आप पढ़ते हो ना, so now you will understand what is my satellite, what is your polymorphism, आपको यहाँ पे समझ आएगा। Now you will understand those sentence over here, right? एक सेंटेंस तब भी आपको शायद समझना है, restriction replace, ये भी आपको पता चलेगा। अभी रुक जाओ, 2 मिनट आपको समझ आ जाएगा। ओके, अब बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, हैंड रेज करके बता दो कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स मतलब क्या आपके हिसाब से। रेज योर हैंड एंड ट्राई टू टेल मी द आंसर ओवर हियर। आंसर दो ताकि हम लोग आगे बढ़ सके फटाफट आंसर देख के। आसान सवाल, इतना टाइम लोगे तो फिर तो अरे मुझे ही डर लगेगा फिर बेटा ऐसे करोगे तो। हाँ बताइए 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 मिसबा, क्या होगा इसका आंसर? Option B. ये आपको यहाँ पे लग रहा है। एंड शगुन आपको क्या लग रहा है? शगुन कौंडल? Option B. अच्छा शगुन कौंडल, क्या आप मुझे दूसरा तरीका बता सकते हो? ये तो हो गया एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि हम उसी डीएनए का सीक्वेंसिंग करेंगे जहां से आरएनए बनेगा। दूसरा तरीका क्या था, बता सकते हो मुझे शगुन? शगुन इज लाइक यार ये तो ये सब नहीं पता है। ओके, एनीवन एल्स वांट टू ट्राई दूसरा तरीका? तमन्ना आप बताना चाहोगे व्हाट इज द अदर वे ऑफ सीक्वेंसिंग डीएनए? तो ये हो गया, दूसरा क्या होता है? Yes, sir. सर जो पूरे जीनोम को स्टडी करके करते हैं वो वाला। तो उसको नाम हम कहते हैं वहां पे एज अ सीक्वेंस एनोटेशन। तो उसमें आपका यहाँ पे ये हुआ कि आप पूरे जीनोम का ही आप वहाँ पे सीक्वेंसिंग कर रहे हो, आप पूरे जीनोम को ही स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो, आप जान रहे हो कि कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस आपका वहाँ पे क्या है, राइट? सो दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, इट्स ओके, एक बार में आप उसे याद नहीं कर सकते, इट विल टेक सम टाइम। ऑलराइट, सो ज्यादा क्वेश्चन वी कैन हैव अ लुक एट देम लेटर। अभी हम यहाँ पे देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एक बार आप उससे खुद से भी पढ़ लेना जो हमने आपको कराया। अगर आपको समझ आ रहा है और उतने पे अगर आप फोकस कर रहे हो, देन आपका क्वेश्चन आपके यहाँ से मिस नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। सो जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में, डिस्कस अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपने ये नॉर्मल फिंगरप्रिंट सुना होगा, आपके जब आप कोई क्राइम करने के लिए जाते हो, आपके फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, आपके नाइफ के ऊपर आ जाते हैं। दैट इज समथिंग यू नो, राइट? नाइफ के ऊपर, चम्मच के ऊपर, जो भी तुमने यूज किया हो, राइट, क्राइम के लिए, यू विल हैव दैट फिंगरप्रिंट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट? दैट्स अ नॉर्मल फिंगरप्रिंट। अब नॉर्मल फिंगरप्रिंट के साथ क्या होता है ना कि उसको तो आप सर्जरी करके चेंज कर सकते हो। नॉर्मल ये भी आपने देखा होगा, कोई ना कोई दिखा रहे ना लाइक टीवी सीरीज के अंदर कि यू कैन एक्चुअली सी फिंगर। क्राइम थ्रिलर मूवीज। सर CID के अंदर। CID सर। राइट, हाँ, कि तो CID का। राइट, अभी तक आ रहा है सीआईडी। काफी पुराना हो चुका है, मतलब इट हैज बीन देयर फॉर लाइक पता नहीं 15 साल से चल रहा है। ओके ओके, बट अच्छी और बात। सबको अच्छा लगता है। हाँ नहीं मतलब या इट्स बढ़िया है, लेकिन वो ये काफी टाइम से चल रहा है, लाइक इवन लाइक व्हेन आई वाज 5-6 इयर्स ओल्ड, तब से चल रहा है वो। ओके, सो व्हाट हैपेंस इन द फिंगरप्रिंटिंग ऑफ फिंगरप्रिंटिंग, यू नो दैट कि वो पर्सन के फिंगरप्रिंट्स आपके हर एक के अलग अलग होते हैं, एंड यू कैन यूज दैट टू आइडेंटिफाई अ कल्प्रिट। बट उसमें भी क्या होता है ना कि वो सर्जरी करके आप चेंज कर सकते हो, उसकी भी सर्जरी करके आप उसे डिस्टॉर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कि मैं तो था ही नहीं, कर सकते हो आप। लेकिन जब आप बात कर रहे हो डीएनए फिंगरप्रिंट की ना, तो वो आपका कभी चेंज नहीं किया जा सकता। आपके हर एक सेल के अंदर आपका, चाहे सेल वो आपके स्किन सेल हो, चाहे वो आपके स्पर्मेटोजोआ हो, आपका डीएनए फिंगरप्रिंट
कभी आपका चेंज नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी चेंज। तो इसको हम यूज करते हैं कई सारे केस को सॉल्व करने के लिए। सो जब हम बात करें डीएनए फिंगरप्रिंट्स की, जो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, बट हम डीएनए फिंगरप्रिंट्स हम यहाँ पे यूज करते हैं सॉल्व नंबर ऑफ केसेस। केसेस मतलब आप जैसे क्राइम सीन का यूज कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट्स को। तो क्राइम सीन एक आपका यहाँ पे हो गया, आपका यहाँ पे हो गया टू नो द या फॉर द पैटर्निटी टेस्ट के लिए, पैटर्निटी टेस्ट के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो। सो पैटर्निटी टेस्ट मतलब आपका यू एक्चुअली वांट टू नो हु इज द फादर ऑफ अ चाइल्ड, तो उसके अंदर डीएनए फिंगरप्रिंट्स को हम यहाँ पे यूज करते हैं, या इस टेक्निक को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक हम यूज करते हैं ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए। तो हम समझते कि एक्चुअली में है क्या, ये कहानी है क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। तो आप ये चीज तो आप यहाँ पे जानते हो दैट 99.9% डीएनए तो हम सबका यहाँ पे सेम है, राइट। So you know that your 99.9% DNA, right? This is going to remain the same. ये तो सबके अंदर यहाँ पे सेम। जो आपका 0.1% जो आपके यहाँ पे DNA रह जाता है, the 0.1% DNA you have, ये DNA को हम यूज कर, this is the basis of DNA fingerprinting। अब ये क्यों बनता है बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि ये 0.1% ही हम लोगों को एक दूसरे से अलग करता है। सो दिस इज व्हाई इट बिकम्स अ बेसिस फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब आप एक बात सोचो कि अगर आपका 0.1% अगर आपका डीएनए वेरी कर रहा है, तो आप एक चीज कर सकते हो कि आपने प्रिंस का डीएनए निकाला, आपने पीयूष का डीएनए निकाला, और आपने पूरा डीएनए को आपने स्टडी किया, और फिर आपने बताया कि अच्छा यहाँ पे ये अलग है और यहाँ पे ये अलग है, या यहाँ पे ये डिफरेंस है और यहाँ पे ये डिफरेंस है। यू कैन डू दैट, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग टास्क। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि पूरा होल जीनोम का सीक्वेंसिंग करो, तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव टास्क, राइट। तो होल जीनोम का सीक्वेंस तो आप यहाँ पे कर नहीं सकते। ओके, ये जो 0.1% जो आपका डीएनए ना बेटा, यहाँ पे यही आप यूज करते हो फॉर द स्टोरी टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और याद रखना, आप पूरे जीनोम का सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते अभी, तो आपको एक अलग तरीका ढूंढना है ताकि आप ये 0.1% डिफरेंस आप निकाल पाओ। क्या है वो 0.1% डिफरेंस जो दीप्ति के अंदर है और प्रियांशी में आपको देखने के लिए नहीं मिलता? ये हम कैसे पता लगाएंगे? वाया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो दैट इज समथिंग नाउ वी विल अंडरस्टैंड ओवर देयर। तो यहाँ पे जो आपकी कहानी स्टार्ट होती है ना, वो आपकी स्टार्ट होती है विद द नेम ऑफ योर रिपीटेटिव सीक्वेंस। अब ये आप लोग अब इससे आपको समझ कि सेकंड लेयर आपके सामने आएगी। नाउ यू नो कि आपके डीएनए के अंदर ये रिपीटेटिव सीक्वेंस। अब ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है, अब आप लोग ये बताओ, ये कोडिंग का नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, क्या होता है ये? Non-coding sequence. Always it is going to be a non-coding sequence। हमेशा आपका non-coding sequence आपको यहाँ मिलेगा देखने के लिए, राइट। सेकेंड चीज, अगर मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाता हूँ, लेट्स से ATG एंड CT, ये मैंने एक सीक्वेंस बनाया यहाँ पे छोटा सा, ऐसे लंबे लंबे सीक्वेंस हो सकते हैं। इसके आपको मिलेंगे वहां पे मल्टीपल रिपीट्स। ये जो मल्टीपल रिपीट्स मुझे यहाँ पे मिल जाए, आई कैन इवन कॉल देम एज अ सैटेलाइट डीएनए। आई कैन इवन कॉल देम एज अ सैटेलाइट डीएनए। अब सैटेलाइट डीएनए जब मैं यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूँ, तो मुझे आपको एक चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी, तो थोड़ा आप ध्यान से सुनना। सो आई एम आल्सो गोइंग टू कॉल देम एज अ सैटेलाइट डीएनए। और एक बार फिर आपसे पूछूंगा मैं, ये सैटेलाइट डीएनए मुझे कहाँ का देखने के लिए मिल जाएगा? सेंट्रोमियर, हेटेरोमियर, Heterochromate. क्रोमैटिन एंड टेलोमियर, राइट। तो सैटेलाइट डीएनए मुझे इन तीन जगह मिलेगा देखने के लिए, सेंट्रोमियर, हेटेरोक्रोमैटिन एंड योर टेलोमियर। ठीक है। अब ये जो सैटेलाइट डीएनए जो मेरा यहाँ पे है ना, जिसे मैं कहूंगा सैटेलाइट या सैटेलाइट डीएनए, जो भी मैं यहाँ से इसे यहाँ पे बोल सकता हूँ, इसके आपके दो टाइप्स होते हैं। इसके आप बोलेंगे यहाँ पे दो टाइप्स। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो व्हेन आई टॉक अबाउट सैटेलाइट, जब मैं बात करता हूँ सैटेलाइट डीएनए के बारे में, इसके आपके दो टाइप्स आपको मिलेंगे। यू हैव अ माइक्रोसैटेलाइट and you have a mini satellite। क्या फर्क होता है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट इज माय माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट, यहाँ पे क्या होगा? ये पोर्शन को मैं थोड़ा स्लोली इसलिए भी करा रहा हूँ ताकि आगे जाके आपके सामने ये टर्म आएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। सो माइक्रो सैटेलाइट जो आपको यहाँ पे होगा ना, माइक्रो सैटेलाइट में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? यू विल फाइंड यहाँ पे जो आपके जो बेस पेयर होंगे वो आपके होंगे लेस देन 10।
So you have less than 10 बेस पेयर का यहाँ पे आपको सीक्वेंस मिलेगा. So less than 10 बेस पेयर का सीक्वेंस आपको मिलेगा यहाँ पे. That is my macro satellite. मिनी सैटेलाइट में क्या होगा, द सीक्वेंस का जो यहाँ पे रेंज होगा इट विल बी बिटवीन द 10 to 100. सो 10 से 100 बेस पेयर के बीच यहाँ पे मिलेगा. दैट इज कॉल्ड एज माय मिनी सैटेलाइट. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मिनी सैटेलाइट. अब मेरा आपसे यहाँ पे एक सवाल है, आप मुझे बताओ ये जो सीक्वेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है ATGCT, इसमें आपको दिख रहे हैं पांच आपको यहाँ पे नाइट्रोजन बेस आपको यहाँ दिख रहे हैं, मतलब बेसिकली 5 बेस पेयर आपके यहाँ पे होंगे. आप मुझे बताओ क्या ये मैक्रो है या मिनी सैटेलाइट है? माइक्रो. सर माइक्रो. इज माय माइक्रो सैटेलाइट. ये बिल्कुल मेरे यहाँ पे माइक्रो सैटेलाइट मेरे यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि इट इज गोइंग टू बी लेस देन 10 बेस पेयर. सो ये बात आपको याद रखनी है. यू विल हैव अ माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट. आपको ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे, दीज आर द टू टर्म्स व्हिच यू हैव टू नो. ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, राइट? यहाँ पे अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो पूछ लो. इफ देयर इज समथिंग नॉट क्लियर टू यू देन प्लीज गो एंड आस्क योर क्वेश्चंस. ठीक है. अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा. ये कहानी आपने सुनी है पहले भी. अगर आपको याद हो तो हमने मिसेल्सन एंड स्थाल के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हम सेंट्रीफ्यूज कर रहे थे. याद आ रहा है? मिसेल्सन एंड स्थाल का एक्सपेरिमेंट. यस सर. यस. तो अब वही चीज अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना, सो व्हाट सी, अगर मैं डीएनए का करता हूँ सेंट्रीफ्यूज, अगर मैं डीएनए लेता हूँ, अगर मैं उसका यहाँ पे करता हूँ सेंट्रीफ्यूज, तो पता है क्या होगा? यू विल फाइंड कि आपका जो बड़ा डीएनए है, जो मेजर डीएनए है ना, आपको बैंड जाएगा. अगर मैं डीएनए का सेंट्रीफ्यूज करता हूँ तो मुझे डीएनए मेरा जो मेजर डीएनए है मेरा बीच में मिल जाएगा. तो मेजर डीएनए मेजर डीएनए और आई विल से मेजर जीनोम. मेजर जीनोम विल बी सीन इन द सेंटर. और उसके अलावा आपको 2 थिन लाइंस आपको मिल जाएगी. उसके अलावा सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपको 2 थिन लाइंस मिल सकती है. एक ऊपर के साइड में मिल सकती है और एक आपको मिल सकती है नीचे के साइड पे. ये जो थिन लाइंस आपको मिले ना, ये भी डीएनए ही है, लेकिन ये कौन सा डीएनए है? ये है आपका यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए. दिस डीएनए ओवर हियर इज गोइंग टू बी माय सैटेलाइट डीएनए. ये सैटेलाइट डीएनए मेरा यहाँ पे, जो ऊपर एक मुझे थिन बैंड आपको यहाँ मिला, और ये जो मुझे बैंड मिल रहा है यहाँ पे, दैट इज आल्सो माय सैटेलाइट डीएनए. सवाल ये आता है कि ये सैटेलाइट डीएनए जो मेरा, इसको जो मैंने सेंट्रीफ्यूज किया डीएनए को, तो ये बैंड मेरा अलग क्यों मिला मुझे यहाँ पे? व्हाई दिस बैंड वाज स्लाइटली डिफरेंट ओवर हियर, या मुझे अलग से यहाँ पे क्यों मिला? तो एक चीज अभी के लिए याद रख लो कि जो सैटेलाइट डीएनए होता है ना, इसमें इधर आपको AT रिच सीक्वेंस ज्यादा मिलता है या फिर GC रिच सीक्वेंस आपको ज्यादा मिलता है. सैटेलाइट डीएनए में जो हमने देखा है अभी तक, हमने देखा है इधर इट विल हैव अ AT रिच सीक्वेंस मोर और इट विल हैव अ GC रिच सीक्वेंस मोर, राइट? उसके बेसिस पे आपको ये जो बैंड्स मिलते हैं आपको अलग अलग मिलते हैं. उसके बेसिस के ऊपर ही आपके ये जो बैंड्स बनते हैं वो आपके थोड़े अलग बनते हैं यहाँ पे. ओके, तो ये जो बैंड्स आपको मिलेंगे, दिस इज माय सैटेलाइट डीएनए. और याद रखना, इसके अंदर किसी में होगा कि AT रिच सीक्वेंस ज्यादा होगा. इसके अंदर जनरली ये मिलता है, जो ऊपर बैंड मिलता है उसके अंदर आपको AT रिच सीक्वेंस आपको थोड़ा सा मिलता है, तो नीचे जो आपको बैंड मिलता है उसके अंदर आपको यहाँ पे GC रिच सीक्वेंस. अब ऐसा होता है, अगेन दैट इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड योर स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ. कैसा क्या होता है उस बेस के अंदर कि वो आपका बैंड नीचे फॉर्म होता है. विल सी दैट लेटर इन द हायर क्लासेस, यू विल सी दैट लेटर. बट फिलहाल याद रखना, ये बैंड्स आपको मिलेंगे यहाँ पे. देखिए, अब ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ. ये एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है. एनसीईआरटी में यहाँ पे स्टेटमेंट देख के रखा हुआ है, इसलिए आप समझे इस बात को कि जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हो तो आपको एक तो मेजर जीनोम आपको बीच में मिल जाएगा. सैटेलाइट डीएनए आपको अलग सा मिलेगा यहाँ पे हमेशा. सैटेलाइट डीएनए विल बी सीन इन द डिफरेंट स्ट्रैंड्स के अंदर आपको यहाँ मिलेगा देखने के लिए. तो ये एक पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखना है. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो. ओके, और वो वेरी करता है. सैटेलाइट डीएनए विल हैव इधर AT रिच सीक्वेंस ज्यादा, या किसी सैटेलाइट डीएनए के अंदर आपको GC रिच सीक्वेंस आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेगा. क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ठीक है, तो ये यस सर. यहाँ पे याद रखना है. दिस इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो. ओके, तो याद रखना, दिस समथिंग वी हैव सीन. ये चीज हमने यहाँ पे रिपीट कर ली. सैटेलाइट डीएनए आपको यहाँ पे क्या होता है? इट्स अ नॉन कोडिंग सीक्वेंस आपको मिलेगा देखने के लिए, एंड इट विल हैव मैक्रो एंड मिनी सैटेलाइट. और इनको ही हमने इस्तेमाल करना है. इनकी ही कहानी को हमने समझ के वी हैव टू डू योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर किसी पर्सन के अंदर, अगर समझो किसी पर्सन के अंदर ये 10 है, ये सीक्वेंस मेरे अंदर, ये सीक्वेंस है मेरे यहाँ पे है 10 नंबर ऑफ सीक्वेंस है मेरे अंदर, राइट? और फिर दूसरे पर्सन के अंदर एक 50 सीक्वेंस है यहाँ पे. सो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय पॉलीमॉर्फिज्म. ये भी मेरा एक बढ़िया एग्जांपल बताता है मेरा यहाँ पे पॉलीमॉर्फ. दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ माय पॉलीमॉर्फिज्म.
इज आल्सो एग्जांपल ऑफ योर पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। अगर मेरे अंदर 20 सीक्वेंस है और अगर लेट्स से अपने किशोर के अंदर अगर 45 सीक्वेंस है, इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। आपको अलग अलग डिफरेंसेस आपको यहाँ मिल जाए पॉपुलेशन के अंदर, सो दैट्स एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, ये भी एग्जांपल आपका पॉलीमॉर्फिज्म का यहाँ पे आपका बन जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि पॉलीमॉर्फिज्म एक पॉपुलेशन के अंदर कहाँ से आता है, तो आपका आंसर सिंपल होगा, बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। सो अगर आपसे कोई पूछता है दैट व्हाट लीड्स टू पॉलीमॉर्फिज्म, एक पॉलीमॉर्फिज्म का हो रहा है, डिफरेंसेस आप मिल रहे हैं डीएनए के अंदर, ये जो सीक्वेंस में आपको जो डिफरेंस मिल रहा है, ये आपको क्यों मिल रहा है, व्हाई यू आर फाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म इन द डीएनए सीक्वेंस, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। ये म्यूटेशन की वजह से होता है। और ये याद रखना, जब म्यूटेशन की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, और ये कहाँ पे हो रहा है, आपका हो रहा है ये सैटेलाइट डीएनए के अंदर। तो अगर यहाँ पे म्यूटेशन होगा, अगर बताओ कि अगर आप यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है सैटेलाइट डीएनए के अंदर, इट इज ऑल हैपनिंग इन सैटेलाइट डीएनए, क्या हमारे लिए कंसर्न की बात नहीं है? हो रहा है सर है। Yes. सर है। फिर पूछूंगा मैं आपसे, अगर सैटेलाइट डीएनए के अंदर अगर मेरा पॉलीमॉर्फिज्म मुझे मिल रहा है, अगर यहाँ पे नो मेरा म्यूटेशन अगर होता है, सर नहीं है। अरे कोई कंसर्न नहीं, सर नहीं है। नहीं है कंसर्न, क्योंकि कोड नहीं करता ना, ये कभी भी कुछ कोड नहीं करता। सो इवन इफ यू फाइंड सम वेरिएशन ओवर हियर ना, इट इज नॉट गोइंग टू बी हार्मफुल, कोई इसका इंपैक्ट नहीं होगा। बट म्यूटेशन इज समथिंग यू हैव टू नो। म्यूटेशन इज द रीजन, म्यूटेशन आपका यहाँ पे रीजन होता है, इट इज रीजन बिकॉज ऑफ दैट यू हैव दिस पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, अब याद रखना, म्यूटेशन जो आपको होता है ना, वो आपके दो टाइप के होते हैं। आपके पास सेल्स जो होते हैं वो आपके होते हैं, एक तो होता है सोमैटिक सेल, एक आपका सेल होता है जिसको कहते हैं सोमैटिक सेल, और दूसरा सेल जो आपका होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ जनरेटिव सेल, राइट, या फिर इसे हम कहते हैं जर्म सेल, हम इसे वहां पे कहते हैं, राइट, और यू कैन हैव समथिंग लाइक अ जर्म सेल। अब सोमैटिक सेल मतलब आपके स्किन सेल हो गए, या आपके ब्लड सेल्स हो गए, या आपके जो भी सेल हो गए जो आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन नहीं होंगे, राइट। सो दोज आर माय सोमैटिक सेल्स। ये सोमैटिक सेल होते हैं जो हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, राइट। सो ऑल द बॉडी सेल्स एक्सेप्ट योर गैमेट फॉर्मिंग सेल्स, ऑल द बॉडी सेल्स एक्सेप्ट योर गैमेट फॉर्मिंग सेल्स, सबको हम बोलेंगे यहाँ पे सोमैटिक सेल्स, ठीक है। तो म्यूटेशन आपका हो सकता है सोमैटिक सेल के अंदर। अब एक बात बताओ, अगर मेरे लिवर के अंदर पूरा म्यूटेशन आ गया, लिवर के सेल्स के अंदर एक म्यूटेशन आ गया, तो क्या वो म्यूटेशन मेरे बच्चों के अंदर जाएगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं जाएगा। समझो इस बात को। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाने के बाद बाहर जाके कुछ पाव भाजी खा रहा हूँ कहीं पे जाके, और ऐसा मैं रोज कर रहा हूँ, इमेजिन दैट। उससे मेरे लिवर के अंदर कुछ तो ऐसे चीजें आई जिसने डीएनए को हैम्पर किया, कुछ तो पाव भाजी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स थे जिन्हें आके लिवर के सेल्स के डीएनए को उसने डैमेज किया। अगर उसने डीएनए को डैमेज किया लिवर के सेल्स को, तो वो म्यूटेशन कभी भी मेरे बच्चों में नहीं जा सकता, राइट, क्योंकि इट्स अ सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल तो वहां पे है, उसी के साथ उसके वहां पे डेथ हो जाएगी, राइट। सो दैट इज व्हाई अगर किसी को कैंसर होता है, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, तो स्मोकिंग से क्या हुआ, निकोटीन ने वहां पे कुछ डीएनए के अंदर चेंजेस कर दिए, वहां से वो कैंसर बन गया। अब वो कैंसर कभी भी जनरेशन टू जनरेशन आपका पास नहीं होगा, क्योंकि वो कैंसर हुआ क्यों, बिकॉज ऑफ सम अदर सोर्स, बिकॉज ऑफ द निकोटीन, वो आपका आया वहां पे। सो वो बात आप समझो यहाँ पे। अगर सोमैटिक सेल में कोई म्यूटेशन आ रहा होता है, तो वो म्यूटेशन आपका पास नहीं होता अगले जनरेशन के अंदर। लेकिन अगर वही चीज हो रही होती है जर्म सेल के अंदर, अगर वही म्यूटेशन अगर आपका हो रहा होता है जर्म सेल के अंदर, वो पास होगा मेरे अगली जनरेशन के अंदर। सो अगर जर्म सेल के अंदर म्यूटेशन होगा, देन इट विल पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये बात याद रखना, अगर जर्म सेल में म्यूटेशन आ रहा है, इट विल पास टू। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। चलो थैंक यू, बता दिया, थैंक सो मच। क्या अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? Yes. यस सर। यस सर सर, एक बार रिपीट कर दो। दीप्ति, हाँ कौन सा? अच्छा, वो जब तक मैं पाव भाजी खा रहा था वो तब तक आवाज आ रही थी, या उसके तब तक भी नहीं आ रही तब थी? तक Break आ हो रही रही थी थी बीच सर। बीच में। सर आ रही। मतलब ठीक है, यहाँ नॉट योर फॉल्ट। हाँ, सो यहाँ पे याद रखना कि अगर आपको कोई म्यूटेशन होता है ना, अगर आपके लिवर के अंदर कोई सेल के अंदर आपको म्यूटेशन होता है, अगर मेरे किसी सेल के अंदर, सेल मतलब अगर मेरे कोई सोमैटिक सेल में, लिवर हो गया, किडनी के सेल्स हो गए, हार्ट सेल्स हो गए, कोई म्यूटेशन आता है वहां पे, तो वो म्यूटेशन आपका अगली जनरेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि सोमैटिक सेल आपके
वो सेल्स नहीं है जो पास हो रहे हैं, जो आपके पास हो रहे हैं, लाइक मेरे से मेरे बच्चों के अंदर, राइट, आपको कोई म्यूटेशन आता है, राइट, सो दैट वोंट गो इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। समझो इस बात को कि अगर मैं पेस्टिसाइड वाले एरिया में अगर रह रहा हूँ और वो पेस्टिसाइड अगर मेरे बॉडी में जा रहे हैं, मैं कंज्यूम कर रहा हूँ किसी रीजन से, और अगर वो मेरा म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं मेरे सेल्स के अंदर, मेरे लंग्स के सेल्स के अंदर, तो वो म्यूटेशन मेरे पास ही रहेगा, इट विल नॉट गो इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन अगर म्यूटेशन आता है मेरे जर्म सेल, मतलब मेरे गैमेट फॉर्मिंग सेल के अंदर जो मेरे स्पर्म बनाते हैं, राइट, अगर उन सेल्स के अंदर अगर म्यूटेशन आता है, देन ये पास किया जाएगा अगली जनरेशन के अंदर, नाउ इट विल गो इनटू द नेक्स्ट जनरेशन फॉर श्योर। तो अगर यहाँ पे कोई म्यूटेशन होगा, देन वो मेरे बेबीज को देखने के लिए मुझे मिलेगा, राइट। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये बात आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रही है। दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब ये बात समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू यू नाउ? यस सर। Yes. यस। अब एक और बात यहाँ पे याद रखना आप लोग, हाँ, एक और बात आप यहाँ पे रखना कि अगर म्यूटेशन हो रहा है ना सैटेलाइट डीएनए में या रिप्रोडक्टिव सीक्वेंस के ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो मेरे जनरेशन से मेरे बच्चों में जाए या उनसे आगे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट वोंट क्रिएट अ इशू, ठीक है, ये बात भी याद रखना। ओके, तो इतनी बात हमने यहाँ पे देख ली। बोलो। So germ All right, cells after the is class, a Varun after the Varun after the class, हाँ, I hope it is clear to all of you. यहाँ तक आपको ये चीजें यहाँ पे सबको समझ आ रही है, so I hope it's clear. Okay. Now after this you have to understand कि अब आपका यहाँ पे क्या होता है, टेक्निक आपका यहाँ पे क्या होगा। What is the technique I'll be doing in the DNA fingerprinting? So DNA fingerprinting के अंदर आप यहाँ पे क्या, आपका यहाँ पे टेक्निक लगता है। So basically आपको याद रखना है कि ये जो टेक्निक है DNA फिंगरप्रिंटिंग की, जिसको हम यूज करेंगे अभी, this was developed in the like it was developed by the Alec Jeffrey. Alec Jeffrey नाम के एक हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस टेक्निक को यहाँ पे डेवलप किया था, राइट, फ्रॉम यूके, ये यूके से थे, उन्होंने ये टेक्निक को यहाँ पे डेवलप किया था अपनी लैब के अंदर। He was the one who actually invented DNA fingerprinting. Invented DNA fingerprinting. इसमें क्या करते हैं वो आपको यहाँ पे समझना है। Now what you will be finding will do is something you have to do, right? पहला स्टेप, अगर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है, समझो आप में से कोई डिसाइड करता है, समझो आप में से लेट्स से दक्ष डिसाइड कर रहा है कि उसे करना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो वो पहले क्या करेगा, उसे पहले करना होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ही हैज टू डू द आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए आप कहां से निकालोगे, समझो आप क्राइम सीन से डीएनए निकाल लो, तो क्राइम सीन पे आपको क्या मिल सकता है, कैन हैव सम ब्लड सैंपल्स आपको मिल जाएंगे आपको, और क्या क्या मिल सकता है क्राइम सीन से बताओ, आप लोग तो देखते हो ना सीआईडी रेगुलरली, ब्लड सैंपल मिल सकता है क्राइम सीन से, और क्या मिल सकता है सर? हेयर हेयर fruits. राइट, आई कैन हैव नेल्स मेरे क्राइम सीन से, सो नेल्स मिल सकते हैं, हेयर मिल सकता है, ब्लड सैंपल मिल सकता है। तो यहाँ से मैं पहले क्या करूँगा, इसको मैं कलेक्ट करके लाऊंगा लैब के अंदर, और वहां से फिर मैं अपना डीएनए को आइसोलेट करूंगा। सो फ्रॉम देयर आई विल स्किन टिश्यू, हाँ दक्ष, राइट, दैट्स आल्सो ट्रू, स्किन टिश्यू आपको हमें मिल सकता है, राइट। जनरली अगर किसी को कोई लाइक मार रहा है, राइट, तो ऑब्वियसली द पर्सन विल स्ट्रगल, एंड व्हाइल स्ट्रगलिंग ही विल डू द स्क्रैचिंग एंड एवरीथिंग। तो यस, स्किन टिश्यू मिल सकते हैं वहां पे आपको उस पर्सन की जिसने मर्डर अटेम्प्ट किया था। सो या स्किन टिश्यू यू कैन गेट। सो ये सब आपका इसमें से आप करोगे अपने डीएनए को आइसोलेट। अब समझो आपने लैब में आके डीएनए को आपने निकाल लिया, समझो आपने लैब में आके डीएनए को आपने निकाल लिया, तो मैं आपको बताता हूँ कि समझो आपके यहाँ पे टेस्ट है, और टेस्ट के अंदर हमने यहाँ पे हमारा डीएनए को निकाल लिया। सो वी हैव टेकन आउट अवर डीएनए, हमारा डीएनए यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है। अब हमें करना क्या, ये डीएनए तो बड़ा लंबा डीएनए हमारे सामने, इस डीएनए के मैं करूंगा फ्रेगमेंट। सो मेरा सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। सो सेकंड स्टेप मेरा यहाँ पे जो होगा, इसमें क्या होगा, एक एंजाइम इस्तेमाल, एंड दिस एंजाइम इज कॉल्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस। ये नाम आपने पहले भी बीच में देखा था, जो मैंने आपको बोला था कि अभी इसे आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है, ये वही नाम है, एंडोन्यूक्लियस। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज द एंजाइम, और इस एंजाइम का काम क्या होता है, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी एंजाइम। ये मेरा यहाँ पे एक एंजाइम होगा, ये मेरा यहाँ पे एक एंजाइम होगा, और ये जो मेरा यहाँ पे एंजाइम होगा ना, दिस एंजाइम इज गोइंग टू ब्रेक द डीएनए इन फ्रेगमेंट्स। ये एंजाइम यहाँ पे क्या करता है, ये डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करता है। सो दिस एंजाइम इज गोइंग टू कट डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स।
तो ये फ्रेगमेंट कट करेगा। याद रखना ये जो आपका एंजाइम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये वो एक एंजाइम होता है जिसका काम होता है डीएनए को कट करना फ्रेगमेंट्स के अंदर। तो एक बड़ा सा जो आपका डीएनए था उसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया कई सारे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ यू विल हैव अब टेस्ट ट्यूब में आपको मिलेगा फ्रेगमेंट्स लेंगे वहाँ पे डीएनए के। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2, दैट इज व्हाट आई विल बी डूइंग। सो नाउ यू हैव फ्रेगमेंट्स ओवर व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड। आपको क्या मेरे पास है सर ब्रेक हो सर आवाज मैंने इसलिए पूछा बिकॉज सर कट रही है आवाज। बाहर कुछ हो रहा है ना, ज्यादा हवा चल रही है, देन इट इज हैपनिंग। सो एक बार फिर बोलूंगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए हमने यहाँ पे किया। डीएनए को हमने निकाला हमारे ब्लड सैंपल हेयर नेल्स में से, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे यूज किया एज ए एंजाइम, और ये यूज करके मैंने डीएनए को कट किया। आई कट डीएनए टू फ्रेगमेंट, लाइक डीएनए को कट किया इनटू द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स। That is something we have done over here. So that is something I have done. Okay. So now once I am done with this, जब मैंने ये कर लिया, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक टेक्निक रन करता हूँ। थर्ड स्टेप, एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने यहाँ पे रन करने वाला एक टेक्निक जिसको बोलूंगा यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये टेक्निक का एक बार मैं आपको पिक्चर, ये टेक्निक आप सीखोगे बायोटेक वाले चैप्टर में डिटेल में। अभी के लिए सिर्फ आपको नाम याद रखना कि आपने डीएनए निकाला, एक लंच बॉक्स जैसा एक बॉक्स होगा, उसमें आपने उसे डाला डीएनए को, और एक रन किया एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे आप रन करोगे तो पता है क्या होगा, आपको एक ट्रांसपेरेंट लंच बॉक्स है, ऐसा स्ट्रक्चर है, उसे आप ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो, और जब आप उसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो ऊपर से, तो आपको क्या मिलेगा, ये तो कुछ स्मॉल बॉक्सेस हैं, इसको इग्नोर करो, आपको डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे वहां पे। सो डीएनए के फ्रेगमेंट्स यू कैन सी ओवर इन दैट पर्टिकुलर बॉक्स। ऐसे डीएनए के फ्रेगमेंट आपको मिलेंगे। याद रखिए टेक्निक आप सीखेंगे, इट्स अगेन अ लेंथी प्रोसेस। So you will do the gel electrophoresis and these are my DNA fragments। ऐसे आपको DNA fragments आपको मिल जाएंगे। अब आप क्या करना है, अब आपको इन फ्रेगमेंट्स आपके सामने है ना, ये आपके सारे डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स हैं। दिस ऑल फ्रेगमेंट्स यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, ये सारे के सारे मेरे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैं। ओके, तो इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को आपको ब्रेक करना है एंड यू हैव टू मेक देम सिंगल स्ट्रैंडेड। सुनो मेरी बात, स्टेप नंबर 4 पे जो मेरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको मैं ब्रेक करूंगा, उसको मैं इस तरीके से ब्रेक करूंगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाए। सो याद रखना स्टेप 4 के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए will be broken to get single strand of DNA, single strand of DNA। और ये कैसे किया जाता है, अब ये करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ अल्कलाइन केमिकल्स को यहाँ पे यूज करूंगा। तो याद रखना ये करने के लिए हम हाथों से तो तोड़ेंगे नहीं इसे, we will be doing that by using the alkaline chemicals। so एक अल्कलाइन केमिकल में यहाँ पे यूज करूंगा, अल्कलाइन केमिकल, और उसे यूज करके मैं इन स्ट्रैंड्स को ब्रेक करूंगा। so I will be breaking the strands over here, the strand will be broken down। तो मेरे जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होंगे तो मैं क्या करूंगा ना, आप सोचिए इस बात को कि ये जो मैंने यहाँ पे जो यू हैव दिस डीएनए फ्रेगमेंट्स ना, इनको मैं यहाँ पे अभी ब्रेक करना है, मैंने उन्हें उनको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है, और वो करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई बी यूजिंग द अल्कलाइन केमिकल ओवर हियर। अब तुम सोचोगे मैंने उन्हें ब्रेक कर दिया, मैंने डबल स्ट्रैंड को यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड वाला डीएनए मैंने यहाँ पे उसे बना दिया। नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू मैं उसे ट्रांसफर करूंगा, ये सारे डीएनए जो फ्रेगमेंट्स है ना, इनको मैं ट्रांसफर करता हूँ एक दूसरे पेपर के ऊपर, पेपर कह सकते हो या एक शीट कह सकते हो। सो ऑल दिस स्टेप नंबर 5 इज गोइंग टू बी ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ट्रांसफर of DNA, let's say DNA, let's say DNA strands कहाँ पे, onto nylon sheet। इसको मैं ट्रांसफर करूंगा शीट, नायलॉन शीट, या फिर उसे इवन कह सकता हूँ ऐसा नाइट्रोसेल्यूलोज शीट, या उसे इवन कह सकता हूँ नाइट्रोसेल्यूलोज शीट। ये यहाँ पे स्टेप नंबर 5।
हमने सिंगल स्ट्रैंड कर दिया डीएनए का एंड नाउ दे वर ट्रांसफर टू अ नायलॉन शीट और नाइट्रोसेलुलोज शीट कर दिया। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। अब ये हमारे यहाँ पे 5 स्टेप हो गए। पहला यहाँ पे क्या था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अच्छा मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही, वापस कह रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही आप लोगों को यहाँ पे? सर आ रही है। आ रही है। यस हाँ, डीएनए को मैंने यहाँ पे आइसोलेट, आ रही है। ठीक है, थैंक यू। डीएनए को मैंने आइसोलेट किया, उसके बाद मैंने उसको ब्रेक डाउन किया इनटू नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एज एंजाइम। उसके बाद मैंने रन किया एक प्रोसेस जिसे मैं कहता हूँ यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वो करने के बाद जो मेरे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल थे ना, उसको मेरा टारगेट है उनको अलग करना, 2 स्ट्रैंड्स को अलग करना। वो मैं कर रहा हूँ यूजिंग सम एल्कलाइन केमिकल्स। उसे यूज करके मैंने दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर लिया। उसके बाद सारे डीएनए स्ट्रैंड्स को मैंने ट्रांसफर किया मेरे नायलॉन शीट या नाइट्रोसेलुलोज शीट को मैंने ट्रांसफर कर लिया। ये हो गए मेरे यहाँ पे 5 स्टेप। पहले हम क्या करते हैं, 5 स्टेप को इनसाइड में भी देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द स्टेप इन द इनसाइड के अंदर। सो यू हैव आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये सेकंड स्टेप था हमारा। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड देन फोर्थ स्टेप इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, ट्रांसफरिंग डॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू अ सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज एंड नायलॉन शीट। जो बीच वाला यहाँ पे कोई स्टेप आएगा, लेकिन याद रखना आप यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बनाते हो, यू मेक द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, मेक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये जानना जरूरी है, ये जानना पे जरूरी, तभी आप लॉजिक समझ पाओगे, तभी समझ पाओगे क्या होगा। सो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए यूजिंग द अल्कलाइन केमिकल्स। तो ये हो गया मेरे यहाँ पे 5 स्टेप। टोटल मेरे यहाँ पे 5 स्टेप हो जाते हैं, ये इसको मिला के हमारे यहाँ पे 5 स्टेप यहाँ पे हो जाते हैं। ये हमने यहाँ पे कर लिया। Now let's do one thing, ये तो हमने यहाँ पे समझ कर लिया। छठा स्टेप मेरा यहाँ पे क्या है, उसको आप थोड़ा यहाँ पे देखो। अब मुझे बताओ, अगर समझो एक स्ट्रैंड आपका डीएनए का जिसका सीक्वेंस है ATGC GC, अगर ये मेरा एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये मेरा एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का, आप मुझे बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कैसा बनेगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पे कैसा होगा? ATGC GC, अगर मेरा स्ट्रैंडेड डीएनए का एक छोटा सा, अगर मेरा मेरा फ्रेगमेंट है यहाँ पे, अज्यूम दैट ये मेरा एक सैटेलाइट डीएनए का फ्रेगमेंट है, सैटेलाइट डीएनए, उसका ये मेरा सीक्वेंस है। आप मुझे बताओ कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? व्हाट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री ओवर हियर? अरे सिंपल सा सवाल पूछो, कॉम्प्लीमेंट्री बोलो। तो ATGC अंशिका क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री? CG again C again G. This will be my complementary strand over. ये मेरा बनेगा यहाँ पे एज complementary strand, complementary strand, राइट? अब आपको पता है करना क्या है? आप सोचो कि आपको ये वाला जो सीक्वेंस है इसको आपको पकड़ना है। अगर आपको ATGC GC वाला अगर आपको सीक्वेंस आपको यहाँ पे पकड़ना है, तो आप क्या करोगे? आप बनाओगे अपने लैब के अंदर एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, और जो आप कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आप यहाँ पे बनाओगे ना, दिस स्ट्रैंड ओवर हियर इज कॉल्ड माय VNTR प्रोब। इसको हम बोलते हैं पहले VNTR। और ये जो मैंने स्ट्रैंड बनाया है, ये मैंने लैब में बनाया है। ये जो मैंने प्रोब बनाया ना, जब मैंने प्रोब लगा दिया तो समझ जाना है, ये मैंने बनाया मेरे लैब के अंदर। और ये लैब में क्यों बनाया? ताकि मैं ये दूसरा जो स्ट्रैंड है सैटेलाइट डीएनए वाला, उसको मैं पकड़ सकूं। उसको पकड़ने के लिए मैंने ये वाला प्रोब बनाया है लैब के अंदर। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इसमें ऐसा क्या खास होगा कि इसको मैं डालूंगा वो उसे पकड़ लेगा और मुझे वो दिख पाएगा, राइट? क्योंकि अगर ये डीएनए स्ट्रैंड है जो मैंने लैब में बनाया है, तो हाँ ये वहां पे जाएगा, बेस पेयरिंग करेगा और वहां पे रुक जाएगा। बट इसमें खास क्या है? खास यहाँ पे ये है दैट VNTR probe will have a radioactivity. It is going to be radioactive. ये प्रोब है ना यहाँ पे जो मैंने स्टैंड बनाया लैब के अंदर, this will be radioactive. ये रेडियोएक्टिव होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये रेडियोएक्टिव है, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्टैंड है जो मैंने लैब में बनाया है, अगर ये रेडियोएक्टिव है, तो आप सोचो ये जब जाके लगेगा ना वहां पे जाके सिंगल स्ट्रैंड के साथ, तो आप उसे आराम से देख पाओगे। क्यों देख पाओगे? बिकॉज इट इज गोइंग टू बी रेडियोएक्टिव। वो कुछ ना कुछ वहां पे आपका कलर इमिट कर रहा होगा, कुछ ना कुछ आपको वहां पे लाइट या कलर इमिट कर रहा होगा। बिकॉज ऑफ दैट आप उसे वहां पे ऑब्जर्व कर पाओगे। तो आप ये बात को समझो, अगर आपको एक स्ट्रैंड को, सिंगल स्ट्रैंड को अगर आपको पकड़ना है, इफ यू वांट टू टारगेट वन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ सैटेलाइट डीएनए, तो आपको बनाना पड़ता है लैब के अंदर एक VNTR प्रोब। और ये प्रोब को आप डालोगे आपके सोल्यूशन के अंदर, और जैसे आपने उसे सोल्यूशन में डाला, दिस विल गो एंड अटैच इटसेल्फ विद द सैटेलाइट डीएनए के साथ। और ये जो आपका VNTR प्रोब यहाँ पे होगा,
इट इज अ रेडियो एक्टिव प्रोब। सो इससे फायदा क्या होता है कि आप उसे एक्चुअली में देख पाते हो, यू कैन एक्चुअली सी योर स्ट्रैंड, यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई योर स्ट्रैंड जब आप उसे डालोगे अपने नायलॉन शीट के ऊपर। तो ये इतना फिलहाल के लिए आप यहाँ पे याद रखो, इतना याद रखो कि हमने यहाँ पे किया हमने लैब में एक स्ट्रैंड बनाया जो कॉम्प्लीमेंट्री था किसके लिए, इट वाज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर द सैटेलाइट डीएनए जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, जिसको वेट कर रहा हूँ, एंड दैट प्रोब विल बी रेडियो एक्टिव इन नेचर। ये बात आपको समझ आ रही है या थोड़ा हैवी हो गया ये वाला पार्ट, समझ आया या थोड़ा भारी गया? सर आ गया समझ। सर समझ आ रहा है। अगर समझ ना आया तो भी घबराओ मत, ये वापस, क्योंकि ये प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म होगा। तो अगर आपको स्टेप 5 तक भी समझ आया ना, दैट्स ओके, मैं आपको बाकी वाला स्टेप एक बार फिर रिपीट कराऊंगा वापस से, राइट? सो आई डू अंडरस्टैंड, इट्स या एक बार हम उसे देख लेंगे, ठीक है? सो ये हो जाएगा। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे ना, तो एक तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, एंड डीएनए रेप्लिकेशन का भी एक बार हम रिवीजन कर लेंगे। काफी लोगों को रेप्लिकेशन को लेकर थोड़े दिक्कत आ रही थी ना बीच में, सो विल डू दैट। सो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर, हम इसी चैप्टर में से कई सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे, और ये चैप्टर खत्म करना बाकी है, ये खत्म हुआ नहीं है, राइट? इट विल गेट कंप्लीटेड नेक्स्ट टाइम। क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेंगे, और आप भी बता देना अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज का कंफ्यूजन हो या कुछ अगर आपको क्लियर करना, तो यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन इन दैट क्लास फॉर दिस चैप्टर, ओके? तो अभी के लिए आप ध्यान रख लो, ठीक है? इतना ध्यान रख लो, इतना पढ़ लो आप अपने एंड से, एनसीईआरटी में से पढ़ लो, एंड क्वेश्चंस आई थिंक ऑलरेडी आपके पास काफी सारे हैं सॉल्व करने के लिए। इसका भी असाइनमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इट वोंट बी हैविंग मोर क्वेश्चंस बिकॉज यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ताकि अगर स्टेटमेंट आ गया तो आप उसे हैंडल कर सको, दैट्स व्हाई, ठीक है? दैट्स व्हाई वी आर जस्ट पेइंग सम अटेंशन ओवर हियर। So yeah, that's it. Now you tell me if you have any kind of questions or query. Now आप अपने यहाँ पे queries या question आप यहाँ पे पूछ सकते हो। याद रखना, आज हमने DNA fingerprinting खत्म नहीं किया है, हमने आधा कर लिया है। उसके अलावा we have done the human genome project that has been completed. Okay? And lac operon का जो assignment share किया था वो solve करके share करिए। It's a important assignment. Topic को important है in terms of need. So please do that. Right? Okay. बाकी हिमाचल के बच्चे जिन्होंने share नहीं किया, सब लोग सेंड करना चल गया। आई होप कशिश एंड तमन्ना, आई होप हाउ इट इज बीन डन, कैसे करना होता है, कुछ खास नहीं करना, यू हैव टू राइट अ आंसर देन यू हैव टू शेयर दैट विद मी, ठीक है? ऑलराइट, ठीक है। नाउ इफ एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लीज आस्क द क्वेश्चन। अगर आपको सवाल नहीं है, जस्ट वेट अ मिनट, देन यस, देन इन दैट केस योर लेक्चर एंड्स।